हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 31 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 31 के बारे में। ये कहती है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए सिद्ध दोष होने के मामलों में दंडादेश। यानी कि एक ही विचारण चल रहा हो, न्यायालय में एक ही प्रकरण चल रहा हो और उस प्रकरण में एक ही अपराधी हो, लेकिन उसने कई अपराध किए हों और उन कई अपराधों के लिए उसको अलग अलग दंड से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है सीआरपीसी की धारा 31 में की गई है। अब यहां पर एक चीज और बताई गई है कि इसमें जो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 है उसके संबंध में भी बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक अपराध किया गया है तो उसके लिए एक ही दंड की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक लाठी से वार किया। अब लाठी से प्रहार करने में क्या उसको जो उपहति कारित हुई उसे उपहति कारित करने के लिए दंड दिया जा सकता है, लेकिन उस एक ही अपराधी ने दूसरे व्यक्ति को यानी कि फरियादी को एक डंडे से 10 बार प्रहार किया, 20 बार प्रहार किया या 50 बार प्रहार किया तो यह माना जाएगा कि उसने एक ही अपराध किया है, यानी कि उपहति कारित की है। आईपीसी की धारा 71 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने के लिए 1 वर्ष का दंड दिया जा सकता हो तो एक बार लाठी मारी तो 1 वर्ष, तो यदि 50 बार लाठी मारी तो क्या 50 साल की सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था आईपीसी में यह बताया गया है 71 धारा 71 में कि यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को यदि कोई उपहति कारित की है, कोई भी ऐसा कार्य किया है, 1 बार लाठी मारी है या 10 बार लाठी मारी है या 50 बार लाठी मारी है, तो यह माना जाएगा कि उसने एक ही अपराध किया है। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने यदि 2 व्यक्तियों को अलग अलग प्रहार किया है, मतलब कि वो एक व्यक्ति को मार रहा था, दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए आ गया तो उसने दूसरे व्यक्ति को भी मारा और पहले व्यक्ति को भी मारा अपराधी ने, तो यह माना जाएगा कि उसने फिर 2 अपराध किए हैं। यानी कि 2 अपराध किए हैं तो उसको 2 बार दंड दिया जा सकता है, अलग अलग दंड से दंडित किया जा सकता है। लेकिन उसने एक ही व्यक्ति को 10 बार लाठी से प्रहार किया है और एक ही समय में, अलग अलग समय में किया है तो वो अलग अलग अपराध माना जा सकता है। लेकिन एक ही समय में उसने बार बार लाठी से प्रहार किया है तो यह माना जाएगा कि उसने एक ही बार उपहति कारित की है। और यदि उसने जो बचाने आया था उसको भी मारा उसने, तो यह माना जाएगा कि उसने फिर 2 अपराध किए हैं, 2 व्यक्तियों को उपहति कारित की है। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 71 में बताया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 31 और आईपीसी की धारा 71 इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है, यानी कि किसी न्यायालय को दंड की व्यवस्था देना है, यानी कि किसी अपराधी को दंड देना है तो उसको आईपीसी की धारा 71 का ध्यान रखना पड़ेगा और जो दंड के प्रावधान किए गए हैं वो सीआरपीसी की धारा 31 में किए गए हैं। यानी कि एक ही अपराध हो, एक ही व्यक्ति हो तो एक ही दंड दिया जाएगा, एक ही अपराध हो मतलब 2 अपराध हो और व्यक्ति एक ही हो तो उन्हें 2 बार दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार से यहां दंड की व्यवस्था की गई है। क्या लिखा हुआ है हम इसको पढ़ते हैं। जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अपराधों के मामलों में सिद्ध दोष किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये जो अपन ने पढ़ा अभी हाल धारा 71, तो 71 के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन मामलों में विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। ऐसे दंडादेश के रूप में वो हों तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि दंड एक साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे तो यह माना जाएगा कि वो जो है दंड जो है अलग अलग चलेंगे। यानी कि यह बताया गया है कि मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने, जो हमने उपहति का उदाहरण लिया वही उदाहरण ले लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर प्रहार किया और उपहति कारित की।
तो ये तो हुआ एक दंड। और उसने दूसरे व्यक्ति को भी मारा है, दूसरे व्यक्ति को भी उपहति कारित की है, तो ऐसे समय में जो है ये माना जाएगा कि उसने दो अपराध किए हैं। तो दो अपराधों के लिए दो प्रकार के दंडों से उसको दंडित किया जा सकता है। अब वो दोनों अपराध एक साथ दोनों अपराधों में जो दंड दिया गया है वो एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, इसका डिसाइड जो है न्यायालय करता है। और न्यायालय जो है प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा डिसाइड करता है। यहां पर यह बताया गया। अब पॉइंट नंबर 2 बताएगा कि दंडादेश में क्रमवर्ती होने की दशा में इस कारण कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय एक अपराध के लिए सिद्ध दोष के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उच्चतम न्यायालय के विचारण के लिए भेज दे। यानी कि यदि उसने ऐसा दंड दिया है जो दो अपराधों के लिए है, तो ऐसे समय में यदि वो क्रमवर्ती दंड के रूप में दे रहा है, यानी कि एक के बाद एक दंड भुगताया जाएगा, तो ऐसे समय में उसको उच्चतम न्यायालय के लिए भेजना होगा। अब इसमें परंतु दिए हैं। अब जहां किंतु परंतु आ जाते हैं वहां कंडीशनें बदल जाती हैं। इसके संबंध में भी हम समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार की व्यवस्था दी है। किसी भी दशा में ऐसा दंड 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यानी कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 4 अपराध किए हैं, एक ही व्यक्ति ने 4 अपराध किए हैं, न्यायालय के द्वारा उसको 4 अलग अलग दंड से दंडित किया गया है और ऐसे दंड का क्रम निर्धारण कर दिया है कि इसके बाद ये दंड भुगताया जाएगा, इसके बाद ये दंड भुगताया जाएगा। यानी कि कारावास का इस प्रकार से क्रम का निर्धारण कर दिया है। तो ऐसे समय में किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि 50 साल की सजा दे दी, सारे दंडों का जो योग होगा वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यानी कि टोटल जो उसको सजा दी जा सकती है, कारावास की जो सजा दी जा सकती है, भले उसने 10 अपराध किए हैं, लेकिन उसको जो है 14 वर्ष से अधिक का दंड नहीं दिया जा सकेगा ऐसे व्यक्ति को। लेकिन ये शर्त है कि वह अपराध जो है आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से अधिक का मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से अधिक का अपराध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे अपराध हों तो टोटल मिलाकर के 14 साल तक की सजा उसको मिल सकती है, किसी भी व्यक्ति को इससे अधिक नहीं मिलेगी। ये कहा गया, इसमें लिखा है ना कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर ख में बताया, संकलित दंड उस दंड की मात्रा से दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध देने के लिए न्यायालय सक्षम है। यानी कि हमने सीआरपीसी की धारा 29 में पढ़ा है कि किस न्यायालय को कितना दंड देने का अधिकार है। यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है उसको 3 साल तक की सजा देने का पावर है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है उसको 1 वर्ष तक की सजा देने का पावर है, ऐसे ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको 7 वर्ष तक की सजा देने का पावर है, और सेशन न्यायालय को जो है सभी प्रकार की सजा देने का पावर है। तो मतलब जिस न्यायालय को जो दंड देने का पावर है उस दंड से वो दुगना नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। यानी कि मान लेते हैं कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक की सजा देने का पावर है, 3 वर्ष तक का कारावास वो दे सकता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जिसने 4 अपराध कर दिए, अब 4 अपराध के लिए उसको 2-2 साल तक की सजा यदि दी गई तो ऐसे देखेंगे तो वो तो 8 साल की सजा हो गई उसकी। 2 वर्ष की सजा इस अपराध के लिए, 2 वर्ष की सजा इस अपराध के लिए, 2 वर्ष की सजा इस अपराध के लिए और 2 वर्ष की सजा इस अपराध के लिए, तो ये तो 8 साल की सजा हो गई। तो ये बताया गया है कि न्यायालय यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को कितना पावर है, 3 साल तक की सजा देने का। तो ये दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि वो 8 साल तक की सजा फिर नहीं दे पाएगा, वो कितनी सजा दे पाएगा, वो दे पाएगा 6 वर्ष तक की सजा। क्यों? क्योंकि उसको पावर कितना है, 3 वर्ष तक की सजा देने का है। लेकिन यहां पर अपराध अलग अलग हैं तो सजा देने का पावर उसका जो है 6 वर्ष तक का हो सकता है। और इसी प्रकार से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का हमने पढ़ा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा दे सकता है। तो वो जो है यदि डबल अपराध हुए, तिबल अपराध हुए, 2-3 अपराध किसी व्यक्ति ने किए तो वो 2 वर्ष से अधिक तक की सजा जो है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। इसी प्रकार से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 साल तक की सजा दे सकता है। और यदि कोई उसने ऐसा अपराधी पाया जो अधिक अपराध किए हैं, जिसने
एक से अधिक अपराध किए हैं तो वो 14 वर्ष से अधिक तक की सजा वो नहीं दे पाएगा। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि संकलित दंड, अब मैं पढ़ रहा हूं इसमें, संकलित दंड उस दंड की मात्रा से दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध देने के लिए न्यायालय सक्षम है। यानी कि न्यायालय की जो सक्षमता है उससे वो दुगना दंड नहीं दे सकता, दुगने अपराध तक मतलब दुगने से अधिक नहीं दे सकता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब पॉइंट नंबर 3 में यह बताया गया कि किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। यानी कि ये अलग अलग दंडादेश जो दिए गए हैं ये अलग अलग दंडादेश नहीं समझे जाएंगे, इन्हें एक ही दंडादेश दिया जाएगा। यहां पर यह बताया गया, यानी कि उसने 4 अपराध किए हैं किसी अपराधी ने, तो उसको 4 अलग अलग सजा से दंडित किया गया है। ऐसे समय में वह एक ही दंडादेश समझा जाएगा और एक ही दंडादेश पर जो है न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा। लेकिन यहां पर एक बात और हम समझ लेते हैं कि किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 अलग अलग दंडों में दंडित किया है, तो न्यायालय ने यदि ये बताया है कि ये जो है दंड जो है ये एक साथ चलेंगे कि अलग अलग, यदि एक साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि न्यायालय ने ये कहा कि ये अलग अलग चलेंगे, यदि अलग अलग चलेंगे तो न्यायालय को ये भी बताना चाहिए कि कौन सा दंड उसको पहले भुगतना है, दूसरा और अगला दंड उसको कब भुगतना है, और तीसरा दंड उसको कब भुगतना है, चौथा कब भुगतना है, उसका क्रम। यानी कि अपराधों का जो अपराध में जो दंड दिए गए हैं उनके क्रम का निर्धारण भी न्यायालय को कर देना चाहिए। यहां पर यह भी बताया गया। अच्छा, एक चीज और है, मान लेते हैं कि यदि न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि किसी व्यक्ति को जो है, मान लेते हैं कि कुल मिला के उसको 6 साल तक की सजा दे दी, 3-4 अपराध किए थे उसने, 6 साल तक की सजा दे दी, और उसमें जो है जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है तो जुर्माने का जो सजा है ये अतिरिक्त भुगताई जाएगी, ऐसा भी लिखा रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसको 6 माह तक की अतिरिक्त सजा भुगताई जाएगी। अब मान लेते हैं कि 3-4 अपराधों के लिए न्यायालय ने ये बोल दिया कि ये सारी की सारी सजाएं एक साथ भुगताई जाएंगी, यानी कि इनका कोई क्रम निर्धारण नहीं है, एक के बाद एक इनको नहीं भुगताया जाएगा, एक साथ सारी सजाएं भुगताई जाएंगी। तो वो तो यदि अधिकतम जो अवधि जो है वो सजा में उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये तो विचार करने वाली बात है कि यदि किसी व्यक्ति ने जुर्माना जमा नहीं किया है तो ऐसे समय में वो जो सजा उसको भुगताई जानी है वह एक साथ नहीं भुगताई जा सकती, उसके लिए अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि जुर्माना के लिए जो अतिरिक्त कारावास दिया गया है उसको एक साथ भुगताए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, ये कहने का मतलब है। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा सीआरपीसी की धारा 31 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी यहां से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।